नमः संस्कृताय दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए हम लोग मेघदूत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मेघदूत के सामान्य परिचय को देखेंगे। हम लोग यूपी टीजीटी के लिए अध्ययन कर रहे हैं। किसके? यूपी टीजीटी के लिए दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है। ये है मेघदूतम का नामकरण। मेघदूतम का नामकरण है दोस्तों। तो जैसे कहा जाता है कि मेघः दूतम यस्मिन् तत्, मेघः दूतम यस्मिन् तत्, मेघ है जिसमें वह, मेघ है जिसमें वह, अर्थात बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। मेघदूतम खंड काव्य में पूछा जाए कि मेघदूतम में कौन सा समास है, तो मेघदूतम यस्मिन् तत्, मेघदूतम में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद मेघश्चासौ दूतः मेघदत्तः, मेघश्चासौ दूतः मेघदत्तः, अर्थात इसमें कर्मधारय समास है। अगर विग्रह पूछता है कि मेघदूतम यस्मिन् तत्, तो बहुव्रीहि समास। मेघश्चासौ दूतः मेघदूतः, तो कर्मधारय समास होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि एक और शब्द दिया गया है कि मेघदूतम आश्रित कृत काव्यम मेघदूतम, यानी जो मेघदूत पर आश्रित काव्य हो उसे मेघदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघदूत कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं मेघदूत के बारे में। यहाँ क्या कहा गया है इसको समझते हैं। ओह माय गॉड, एक मिनट दोस्तों, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको रेस करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ क्या है कि काव्य के बारे में परिचय दिया गया है। काव्य परिचय है कि जो काव्य है मेघदूतम, जो काव्य है वह क्या है? खंड काव्य है और गीति काव्य है। क्या है? खंड काव्य और गीति काव्य। इसे कहा जाता है कि मेघदूतम खंड काव्य और गीति काव्य के रूप में माना गया है। और इस गीति काव्य और खंड काव्य के जो लेखक हैं महाकवि कालिदास को माना गया है। और इस खंड काव्य को, जो हमारा मेघदूतम खंड काव्य है, इसका विभाजन जो हुआ है दो भागों में हुआ है। पहला पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ में हुआ है दोस्तों। श्लोकों की संख्या इसमें बताई जाती है कि श्लोकों की संख्या, कुल संख्या इसमें 15 है दोस्तों। पूर्व मेघ में 63 श्लोक है और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। 6 श्लोक परिक्षिप्त क्या है? प्रक्षिप्त के रूप में माने गए हैं दोस्तों। 6 श्लोकों की संख्या प्रक्षिप्त बताई गई है। उसके बाद आगे यहाँ पे आता है तीसरी स्लाइड में कि जो है कि मेघदूतम पे जो मेघदूत का परिचय है, तो उसके अंतर्गत प्रमुख टीका क्या है, तो इसमें संजीवनी टीका नाम की एक टीका लिखी गई है, जो मनली नाथ के द्वारा यह टीका लिखी गई है। मनली नाथ ने 121 श्लोकों पर टीका लिखा है। वैसे तो यहाँ पे 115 श्लोक माना जाता है, लेकिन मनली नाथ के द्वारा लिखे गए 121 श्लोक माने गए जाते हैं। जो क्या है कि 6 श्लोक, जो यहाँ पे 6 श्लोक मनली नाथ ने प्रक्षिप्त के रूप में माना है। वल्लभ देव ने जो टीका लिखा है उन्होंने 111 श्लोकों पर टीका लिखा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आता है चौथा, तो ये भी है कि मेघदूतम का जो उपजीव्य है वह कहाँ से लिया गया है, तो मेघदूतम का जो उपजीव्य है वह लिया गया है वैवर्त पुराण से। कहाँ से? वैवर्त पुराण से लिया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से मेघदूतम का उपजीव्य लिया गया है। किसका? मेघदूत का उपजीव्य वैवर्त पुराण से लिया गया है। कहा जाता है कि वैवर्त पुराण में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत के प्रसंग में कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिया जाने का वर्णन है। जो वैवर्त पुराण हमारा है वह जो है आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के प्रसंग में, यानी जो कुबेर था वह योगिनी एकादशी का व्रत रखा और उसमें पूजा करने के लिए जो फूल यक्ष के द्वारा लिया गया था, उसमें भौरा बैठा हुआ था, यक्ष को काट लेता है। तो उसी का वर्णन जो है उसमें दिया गया है। यक्ष ने उसे शाप देता है। उसके बाद हमारा अगला आता है जो है यहाँ पे है
कि अगर कहा जाता है कि जब उसने श्राप दिया था और वैवर्त पुराण से इसके कथानक को लिया गया है, तो ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या लिया गया है और इसमें दूत की कल्पना कहाँ से ली गई है, क्योंकि मेघ को दूत बना गया, मेघ दूत है जिसका, तो मेघ को दूत बनाया गया है, तो मेघ की दूत की कल्पना कहाँ से ली है महाकवि कालिदास ने। तो सबसे पहले प्राप्त होता है कि उन्होंने कल्पना जो ली है वाल्मीकि रामायण से ली है। रामायण में हनुमान जी के द्वारा जब हनुमान जी राम के दूत बन के सीता जी के पास उनकी मुद्रिका ले जाते हैं, समाचार पहुंचाते हैं, सीता जी का कंगन वापस लाते हैं, श्री रामचंद्र जो जी को देते हैं, तो कालिदास ने वहाँ से मेघदूत की कल्पना ली है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि एक बात और है कि महाभारत के नलोपाख्यान में भी हंस जो नल राजा नल रहते हैं वो हंस के द्वारा अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो यहाँ से भी कालिदास ने अपनी जो है मेघदूत की कल्पना ली है। उसके बाद और कहा जाता है कि ऋग्वेद की श्यावश्य कथा में भी जो है मेघदूत की बात कही गई है। तो जो ऋग्वेद की श्यावश्य कथा में भी प्राप्त श्यावश्य ने, जो श्यावश्य थे वो रथवीति के पुत्र थे। रथवीति के पुत्र मनोरमा के साथ अपने विवाह के लिए रात्रि को जो रात्रि नामक कोई थी, तो रात्रि को दूत बनाकर मनोरमा के पिता के पास भेजा था। और महाभारत के नलोपाख्यान से तो इसका उपजीव्य भी है, तो यहाँ से लिया गया है। उसके बाद अगला आता है दोस्तों कि जो है यहाँ पे यह है कि काव्य के परिचय के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि काव्य का परिचय क्या है। तो यहाँ पे काव्य का परिचय सबसे पहले नायक को देख लेते हैं। नायक हमारा यक्ष है, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, साफ साफ दिखेगा ये यहाँ पे। ये देखिए नायक है, क्या है, नायक यक्ष को माना गया है। यक्ष नायक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में हेममाली नाम इसको मिलता है, किसका, इसी यक्ष का हेममाली नाम मिलता है। यह यक्ष जो है हेममाली के नाम से जाना जाता है। और यह धीर ललित कोटि का नायक बताया जाता है कि जो उदयन और यक्ष ये सब दोनों धीर ललित कोटि के नायक हैं। नायक की 4 कोटियाँ होती हैं दोस्तों, धीरोदत्त और धीरोदात्त, धीर प्रशांत और धीर ललित, 4 प्रकार की कोटियाँ मानी गई हैं। तो धीरोदात्त और धीरोदात्त कोटि की अच्छी मानी जाती है। धीर प्रशांत में क्रोधी लोग आते हैं और धीर ललित में जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं वो आते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि नायिका के बारे में क्या कालिदास ने क्या कहा है। तो नायिका जो है वह यक्षणी है। कौन सी यक्षणी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्षणी का नाम विशालाक्षी मिलता है, या विशालाक्षी बताया जाता है। यह स्वकीय नायिका है। क्या है, स्वकीय नायिका है दोस्तों। नायिकाओं की 2 कोटि होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, परकीय और स्वकीय होती है। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अगला आता है कि रस क्या है इसमें। तो इसमें रस को कालिदास ने विप्रलभ श्रृंगार रखा है कि रस इसमें विप्रलभ श्रृंगार, जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, वियोग श्रृंगार। विप्रलभ का मतलब होता है वियोग। क्या होता है, वियोग। यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है कालिदास ने। इसमें छंद क्या है, तो छंद इसमें मंदा क्रांता छंद है। मंदा कांता छंद है दोस्तों। मंदा कांता का छंद का जो है हम लोगों ने यहाँ पे लक्षण लिख रखा है, इसे देख लेते हैं। मंदा कांता छंद का जो लक्षण है तो ये है, मंदाकांता जलधि सड़ गई, माँ भवन तऊ ताद गुरु। मंदाकांता जलधि सड़ गई, माँ भवन तऊ ताद गुरु चेत। अर्थात कालिदास ने मंदाकांता छंद के बारे में कहा है कि मंदाकांता जो छंद है मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ तथा 2 गुरुओं से, इसमें 2 गुरु होते हैं। जलधि का अर्थ होता है समुद्र 4 प्रकार के होते हैं। सड का अर्थ होता है 6, और अगई अग पर्वत को कहते हैं, 7 होती है। इसीलिए दोस्तों इसमें यति जो होती है वह होती है 4, 6 और 7 पर यति ली जाती है। 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है मंदाकांता छंद की। उसके बाद हमारी अगला है कि यहाँ पे यह है काव्य के परिचय में हम लोग देखते हैं
कि रीति क्या है, तो रीति वैदर्भी है, क्योंकि कालिदास की रीति वैदर्भी है तो मेघदूतम की रीति भी वैदर्भी मानी जाती है। गुण इसमें प्रसाद है। कौन सा गुण है दोस्तों? प्रसाद है। मंगलाचरण क्या है? तो जो मेघदूतम है, मेघदूतम में मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु स्नग्धक छाया तरु सुवसतिम रामगिरियाश्रमेशु। यानी सीधे जो है इसके विषय वस्तु की बात कालिदास ने कही है, इसलिए इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है दोस्तों। मंगलाचरण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। कौन सा नमस्कारात्मक मंगलाचरण है? यहाँ देखिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों अगला है प्रमुख तथ्य के रूप में हम लोग मेघदूतम के सामान्य परिचय को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यक्षिणी का निवास स्थान कहाँ है। तो यक्षिणी का जो निवास स्थान है वो अलकापुरी में है। कहाँ है? अलकापुरी में। थोड़ा सा इसे और मोटा कर लेते हैं। अलकापुरी में यक्षिणी का निवास बताया गया है। अलकापुरी के राजा कौन है? तो कुबेर अलकापुरी के राजा माने जाते हैं। यक्ष को शाप देने वाले कौन है? तो यक्ष को शाप देने वाले कुबेर हैं। यक्ष की शापावधि 12 माह और 1 वर्ष की बताई जाती है कि जो कुबेर थे उसे यक्ष को शाप दिए थे, तो 1 वर्ष के लिए इन्होंने शाप दिया था दोस्तों। तो इसका हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके इसको लिखा है दोस्तों, ताकि जो है कि आप लोगों को समझाने में और हमें समझाने में, आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद अगला है कि यक्ष की शापावधि शेष है। तो कितना शेष है? 4 माह शेष है। 8 माह बीत चुका है। यह कब की घटना है? जब जो यक्ष है वह क्या करता है कि आषाढ़ के प्रथम दिन में जब मेघ को देखता है तो उस समय उसके शाप के अवधि के शेष 4 महीने रहते हैं और 8 महीने बीत चुके होते हैं। शापावधि में यक्ष का निवास स्थान कहाँ है? तो रामगिरी आश्रम है, जो चित्रकूट पर्वत में है। चित्रकूट में जो पर्वत है उसे माना जाता है। विल्सन के द्वारा इसे रामटेक को भी जो है माना गया है दोस्तों, रामटेक भी कहते हैं। यक्ष की शापावधि मानी जाती है देव प्रबोधिनी एकादशी को। कहा गया है, कालिदास ने बताया है कि जब 1 साल बीत जाएगा, यानी अगर ये पूछा जाता है कि यक्ष को शाप कब मिला था, तो इसी देव प्रबोधिनी एकादशी को मिला था। और समाप्त कब होगा? तो इसी देव प्रबोधिनी एकादशी को ही समाप्त होगा, क्योंकि 1 वर्ष का शाप था, तो जिस तिथि को मिला था उसी तिथि को समाप्त भी होगा। उसके बाद अगला है प्रमुख तथ्यों में है जो कि प्रमुख तथ्यों में कुछ और बातें हैं जिसे हम लोगों को जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। तो है कि मेघदूत का जो समूह है वह क्या है? तो मेघदूत का जो समूह है धूम, ज्योति, सलिल और मरुत है, यानी हवा या वायु कह लीजिए। वायु मेघदूत के समूह माना गया है। मेघ के वंशज का क्या नाम है? तो पुष्कर एवं आवर्तक मेघ के वंशज माने जाते हैं। और यहाँ पे मेघ की पत्नी का क्या नाम है? तो मेघ की पत्नी का नाम विद्युत है। क्या है? विद्युत है। ये जो है वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए, इसीलिए इसे पूरा हमने टाइप कर लिया है दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा और हमें भी समझाने में थोड़ा सा आसानी हो रही है। तो जो दोस्तों हमारे वीडियो को देख रहे हों वो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और जो लोग नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और हमारा हौसला बढ़े। जैसे वीडियो लगे उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। उसके बाद आइए देखिए कुछ और प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है कि मैक्स मुलर ने मेघदूत का जो अनुवाद किया था तो किस भाषा में किया था? तो मैक्स मुलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, वो भी पद्य के रूप में अनुवाद किया था, यानी श्लोक के रूप में अनुवाद किया था दोस्तों। और पूछा जाता है कि स्वेटज ने मेघदूत का जर्मन भाषा में क्या अनुवाद किया था? तो इन्होंने गद्य के रूप में अनुवाद किया था। किस रूप में? गद्य के रूप में अनुवाद किया था। गद्य के रूप में अनुवाद किया था दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा जो है कि आता है कि यहाँ पे जो अर्थर
आर्थर राइट एवं H.G. रूक ने मेघदूतम का जो अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किया था, क्या किया था, इन्होंने अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किया था। किसका जो है कौन किया था, आर्थर राइटर और H.G. रूक ने मेघदूतम का अंग्रेजी में पद्य में अनुवाद किया था। ये भी इस श्लोक में ही अनुवाद किए थे। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को क्या कहा है, तो डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत कहा है। क्या कहा है, शोक गीत कहा है दोस्तों। उसके बाद जो है अगला प्रमुख तथ्यों में अगली बात है कि कुछ मेघ के बारे में और कुछ यक्ष के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि यक्ष का घर कुबेर के घर से किस दिशा में पड़ता है, तो यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर दिशा में पड़ता है। वहीं घुमा के पूछ लेता है कि कुबेर का घर यक्ष के घर से किस दिशा में पड़ता है, तो दक्षिण दिशा में पड़ता है। पद्य के यक्ष के घर के द्वार पर क्या है, तो इसमें पद्म और शंख का चित्र बना हुआ है, जो कि यक्ष जो होता है वह मेघ को मार्ग बताते समय और अलकापुरी का वर्णन करते समय अपने घर की पहचान वह बताता है दोस्तों। इसी से पता चलता है कि यक्ष के जो द्वार था उसका जो चिन्ह था तो वह था पद्म और शंख। यक्ष के घर के समीप, यहाँ पे है कि यक्ष के घर के समीप दत्तक पुत्र के रूप में क्या पाला गया था, किसे पालित किया गया था, तो ये था मंदार का वृक्ष। कौन सा, मंदार का वृक्ष था दोस्तों। मेघ की यात्रा प्रारंभ होती है, तो मेघ की यात्रा जब प्रारंभ मेघ जाता है तो वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। किस दिशा की, उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा प्रारंभ करता है दोस्तों। क्योंकि जो अलकापुरी है, मेघ जहाँ है वहाँ से उत्तर दिशा में ही पड़ता है। उसके बाद अगले हमारे प्रमुख तत्वों में कुछ मेघ के बारे में बात बताई गई है। मेघ की यात्रा में पड़ने वाला जो प्रथम पर्वत है वो कौन सा पर्वत है, तो मेघ की यात्रा में प्रथम पर्वत आम्रकूट पर्वत जो अमरकंटक में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है आम्रकूट पर्वत। और मेघ की यात्रा में पड़ने वाली जो प्रथम नदी है वह है नर्मदा नदी। नर्मदा को रेवा भी कहते हैं, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है दोस्तों। उसके बाद है मेघ की यात्रा में पड़ने वाला प्रथम देश है, तो यह माल प्रदेश है। माल प्रदेश मेघ के यात्रा में प्रथम देश पड़ता है। मेघ का मार्ग शुरू होता है, तो मेघ के मार्ग में जो सबसे पहले क्या आता है, तो वहाँ से आता है रामगिरी पर्वत पे मेघ रहता है। रामगिरी पर्वत पे रहता है, वहाँ से चलता है मालदेश पड़ता है, मालदेश से आम्रकूट पर्वत पड़ता है। आम्रकूट पर्वत से पहली नदी रेवा नदी पड़ती है, फिर दशाण देश पड़ता है, फिर विदिशा पड़ती है, विदिशा नगरी और बेतवती नदी पड़ती हैं दोस्तों। उसके बाद फिर अगला जो प्रमुख तत्व की जो बातें हैं तो वो भी देख लेते हैं। यह है प्रमुख तत्व में कि मेघ के मार्ग में आने वाले पर्वत, तो सबसे पहले आम्रकूट पर्वत, फिर नीचई गिरी है, फिर देवगिरी है, फिर हिमालय पर्वत है। उसके बाद है कि जो कि मेघ के मार्ग में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले नर्मदा नदी है, फिर वेत्रवती नदी है, निर्विंध्या नदी है, सिंधु नदी है, शिप्रा या क्षिप्रा नदी है, गंधवती है, गंभीरा है, चर्मवती है, सरस्वती और गंगा नदी। 10 नदियों का उल्लेख मेघदूत में किया गया है। उसके बाद अगला है कि मेघ के मार्ग में आने वाले प्रदेश, तो यहाँ पे मेघ के मार्ग में सबसे पहले मालदेश, फिर विदिशा, फिर उज्जैनी, फिर कुरुक्षेत्र, क्रौंचरंथ, अलकापुरी, इतने मार्ग 6 मार्ग पड़ते हैं। 6 देशों का मार्ग में 6 देश पड़ते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ पे ये है कि मेघदूतम में बलराम की पत्नी रेवती की आँखों की तुलना किससे की गई है, तो सरस्वती नदी की तुलना रेवती की आँखों की तुलना की गई है दोस्तों। उसके बाद हमारा अंतिम जो है चैप्टर है प्रमुख तत्वों में कुछ बात है, तो उसे जान लेते हैं। तो यहाँ पे है प्रमुख तत्वों में कुछ बात है जो है कि बलराम के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो लांगली शब्द बलराम के लिए कहा जाता है। गंगा नदी के लिए प्रयुक्त शब्द है जहनु कन्या, ये गंगा नदी को जहनु कन्या भी कहते हैं। क्रौंचरंथ का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम हंसद्वार बताया जाता है, हंसद्वार कहा जाता है कि इसका दूसरा नाम हंसद्वार है दोस्तों। उसके बाद है विदिशा नगरी किस नदी के तट पर है, तो यह है वेत्रवती नदी के तट पर स्थित है विदिशा नगरी। मेघदूतम में अलंकारों की क्या छटा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मेघदूतम में अलंकारों की इंद्रधनुषी
छटा देखने को मिलती है। इंद्रधनुषी का तात्पर्य है कि सातों कलरों का जो है इसमें समावेश है। 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो इंद्रधनुष के सातों कलर इसमें समाहित हैं दोस्तों। इसीलिए इस अलंकार में सभी प्रकार के अलंकार बताए गए हैं। तो इसीलिए मेघदूतम में जो है इंद्रधनुषी टंकारों की अलंकार प्राप्त होता है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। कैसे सब लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम बहुत दिनों के बाद फिर से अपने कार्य को शुरू किए हैं और लगभग 1.5 महीने तक कार्य हमारा स्थगित रहा कुछ कारणों से दोस्तों। तो स्थिति परिस्थिति आती रहती हैं, लेकिन अपने जो है कार्य में रुकावट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई थी जिसके कि कार्य में रुकावट करना पड़ा। तो हम लोग फिर से अपने काम को शुरुआत किए हैं। तो आप लोग इसमें सहयोग करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। और जो हमारे दोस्त नए हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।